देखो भाई, हमने लास्ट टाइम देख लिया था सेंटर ऑफ मास का मोशन। तो पहले मैं तुम्हें अपना बता दे रहा हूँ, अभी तक 9 वीडियोस में क्या क्या हो चुका है, बिल्कुल शॉर्ट में। मतलब बस मैं एक लाइन में बता दूंगा क्या। देखो, सबसे पहले ये आरसीएम का ये अपना वो तो पोजीशन क्या कनेक्ट कर होता है। लीजिए। क्या कनेक्ट कर लूँ? या बोलो। अपना प्रेजेंटेशन जैसे देते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। अरे मैंने प्रेजेंट नहीं कर रखा। अच्छा, हाँ भाई। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, शुरुआत में ही आरसीएम की पोजीशन क्या होती है, मतलब कहाँ पर होता है सेंटर ऑफ मास। तो वो कहाँ था, सिग्मा एम आई आर आई अपॉन सिग्मा एम आई। ठीक है, सिग्मा एम आई को मैं लिख सकता हूँ टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है। फिर हमने इसको तीन उसमें क्या कहते हैं उसमें बांट दिया था, पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में, कि एक्स का अलग निकाल सकते हैं, वाई का अलग और जेड का अलग। ठीक है। जब हमने ये पढ़ लिया था, तब हमने देखा था प्रूफ किस चीज़ का, क्या, कि अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और इस पर तरह तरह के फोर्स लग रहे हैं, यहाँ से कोई, यहाँ से एक्सटर्नल इंटरनल भी लग रहे होंगे, तो आप अपनी जो भी कैलकुलेशन है वो आप सेंटर ऑफ मास पे मान लें कि पूरा का पूरा मास क्या कहते हैं कंसंट्रेटेड है। जैसे कि मान लो इसका 1 kg है, इसका वन, इसका वन, इसका वन, इसका वन और इसका भी वन। तो टोटल मास कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 kg हो गया। ठीक है। मान लो जब हमने कैलकुलेट किया तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ आ रहा है। ठीक है। तो अब हमारा वो प्रूफ क्या कहता था, कि आप सेंटर ऑफ मास पर मान लें कि सारे फोर्सेस लग रहे हैं और सारा मास वहां कंसंट्रेटेड है, तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी बिल्कुल सही आएगी। ये पार्ट 8 में था। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है देखा जाए तो। ठीक है। अब हम हमें देखना है उसके बाद, हाँ उसके बाद हमने मोशन निकाला था सेंटर ऑफ मास का। कैसे, हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी, आर सी यू एम इज इक्वल टू 1/m m1r1 प्लस m2r2 टिल mn/rn, इसको हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया था। पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया था, VCOM। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था, 1/m m1 v1 प्लस m2 v2 टिल mn vn। ठीक है, उसके बाद क्या आया था, ACOM इज इक्वल टू, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया था तो क्या आया था, 1/m m1a1 प्लस m2a2 टिल mn an तक। यहाँ तक हमारा हो चुका था। मैं शुभ और जैन से पूछ लूँ, यहाँ तक क्लियर है ना सब? जैन तो आंसर दे नहीं पाएगा, शुभ तुम बता दो, यहाँ तक क्लियर है ना सब? इस, हाँ भैया। ठीक है, बस इसके बाद अब मुझे सेंटर ऑफ मास में आगे बढ़ाना है हम इसको। देखो जरा हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तुम बोलोगे ये तो हेडिंग हो चुकी है, वो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है उसके आगे। वो बीच में मैंने न्यूमेरिकल करा रहे थे तो मैंने वो करा लिया। सेंटर मास को शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, और आगे लिख लो कंटिन्यू, कंटी। चलो, अब देखो आज की क्लास में क्या होगा, तुम्हारे, तुमने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सारा लग जाएगा इसमें, सब कुछ। तुम्हें अगर वो सब कुछ याद होगा ठीक से तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा अभी तक। ठीक है, पहले समझो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले समझना मैं क्या कह रहा हूँ, लिखना मत अभी कुछ। हमें ये वाला फॉर्मूला पता है अच्छे तरीके से, कौन सा, अभी मैं बात कर रहा हूँ तीसरे वाले फॉर्मूले की। अभी मैं इसका यूज़ करूँगा आगे बढ़ाने के लिए। क्या पढ़ा रहा हूँ देखो जरा, इस फॉर्मूले को मैं फिर से लिख देता हूँ लेकिन पूरा आपकी बात। ये क्या आया था, 1/n m1a1 m2a2 टिल mn, ये हमें पता थी। ठीक है, ये क्या बता रहा है, देखो जरा, मान लो n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, n पार्टिकल्स का सिस्टम है और उस पर तरह तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल फोर्सेस लगेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे को सारे अट्रैक्ट करेंगे, ये वाले, ये इसको, अब बहुत सारे पेयर्स बनेंगे। ठीक है, ये सारे इंटरनल फोर्सेज हैं। वैसे सारे बना नहीं सकता,
फिर ये इसको भी ट्रैक करेगा, ये इसको ट्रैक, मतलब सारे एक दूसरे का ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में मान लो कहीं बाहर से, सिस्टम के बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स को अलग रंग से दिखा देते हैं, हमें डिफरेंशिएट हो जाएगा। मान लो एक इस पे लग रहा है, एक इस पे बाहर से लग रहा है, एक से इस पे बाहर से लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या बता देगा, इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्या बता देंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। क्या करेंगे आप, इसका एक्सेलरेशन इंटू m1 प्लस इसका एक्सेलरेशन इंटू m2। ये इक्वेशन ये तो कह रही है m1 उसका एक्सेलरेशन प्लस m2 उसका एक्सेलरेशन, टेल ऐसे करते चले जाना है तुम्हें, और m से डिवाइड लगा देना है टोटल मास से। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जरा, अब मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करते हैं, m को दूसरी साइड ले जाते हैं, दूसरी साइड, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये इक्वेशन बहुत बढ़िया है, बढ़िया इन द सेंस, देखो ध्यान से इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो, इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो। m1 a1 क्या है, ये मैं किसी से पूछता हूँ, चलो जयेंद्र या शुभ तुम दोनों में से कोई भी बता दो, m1 a1 क्या चीज है। फोर्स वन मतलब ये पहले पार्टिकल का मास और उसका एक्सेलरेशन, मुझे फिर बताओ, फोर्स। मुझे बताओ m1 a1 क्या है, ये कोई सिंगल ये फोर्स कोई है सिंगल फोर्स है या कुछ और, या कुछ और? फोर्स वन फर्स्ट पार्टिकल जो हुए एक नंबर को मास। एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। अरे स्पीकर और माइक दूर रखो भैया, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, m1 a1 जो है वो कोई सिंगल फोर्स नहीं है, कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, इसको मैं पहला नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जो m1 a1 है वो क्या है, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल फर्स्ट। तुम्हें ये चीज याद है, बहुत पहले की चीज है, लॉज ऑफ मोशन की, एफ नेट इजिकल टू m1 a1 मतलब ma, यहाँ पर पहला पार्टिकल तो मैंने अपन नाम दे दिया है। तो m1 a1 क्या है, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, यानी कि इस पे इंटरनल फोर्स भी बहुत सारे लग रहे होंगे, एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है। तो m1 a1 क्या है, नेट फोर्स ऑन वन, ठीक है। m2 a2 क्या है, नेट फोर्स ऑन टू। यहाँ पर आएगा m3 a3, वो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन थ्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड वाली टर्म क्या हुई, ये हुई नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चन को बढ़िया क्यों कह रहा हूँ, तो तुम ये देखो जरा, तुम्हें अगर सिस्टम पे नेट फोर्स निकालना है तो तुम इंडिविजुअल पार्टिकल के पास जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कि भाई तुम उसके पास गए, नेट उसका एक्सेलरेशन निकाला, उसका मास निकाला, उसका सम किया, जैसे हम पहले करते थे, वो नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें क्या करना है, टोटल मास निकाल लो पूरे सिस्टम का, वो तुम निकाल लोगे तुम, जैसे मान लो सबका 1 1 है, तो वो आ गया 1 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लो और यहाँ पुट कर दो, क्या कहते हैं, सिस्टम का नेट फोर्स आ जाएगा तुम्हारे पास। समझ में आई वाली बात, तुम्हारा काम, अब मान लो तुम कहो 2 3 पार्टिकल तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, मान लो 1000 पार्टिकल है तो 1 करोड़ पार्टिकल है तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ना है तो तुम्हें हर किसी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम उसके सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ लो, कि इसका भाई वेलोसिटी क्या है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। तुम सिस्टम की बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम कर रहे हैं क्या, नेट फोर्स प्रिडिक्ट कर दिया हमने, ये वाली बात समझ में आई। ठीक है, तुम फीडबैक नहीं देते, माइक ऑफ रखते हो, ठीक है, तुम फीडबैक नहीं देते। भैया आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैं लीव कर रहा हूँ भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बढ़िया, बढ़िया नहीं, सच में तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी आ रही। देखो मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता, तुम नहीं हो पा रही तो क्लास छोड़ दो। देखो जरा, तो ये क्या हो गया हमारा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। अब इसी बात को जरा लिख लो, ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। ये सब हटा दे रहा हूँ, ये इसको नीचे कर दे रहे हैं, अभी बाद में काम आएगा ये। देखो जरा, हेडिंग डाल ली होगी एटलीस्ट, ये वो सब लिखना नहीं था। मैंने शुरुआत में 3 बार मना करी, तो नहीं लिखना था, बस सिर्फ समझना था, जब मैं समझा रहा हूँ मैंने तो खाली समझने फॉर्मूला पर लिख ध्यान दो। लिया। तो
काट दो फिर उसको ये ऐसा। खाली फॉर्मूला लिख लो था। अच्छा फॉर्मूला लिखा है तो रुक जाओ फिर। ठीक है ठीक। फॉर्मूले से ऊपर सिर्फ एक चीज लिखनी है। भैया काट दिया मैंने। बहुत बढ़िया। छोड़ो फॉर्मूले कोई से बात ऊपर, नहीं। फॉर्मूले से ऊपर एक चीज लिखनी थी। वी नो, वी नाउ नो, वी नाउ नो दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? वो जो मैंने लिखी थी, तुमने काट दी गलती से। m1 a1 m2। अभी तुम्हें पता नहीं है सेंटर ऑफ मास पे क्यों तुम यहाँ देख रहे हो? ये कितने दिन हो गए यहाँ पर? वो तो तुम्हारी कुछ आलस की वजह से भी हुआ है इतना दिन, लेकिन इतने दिन मैंने सेंटर ऑफ मास पे क्यों इन्वेस्ट करे हैं? आगे हर जगह सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ मास मिलेगा तुम्हें हर जगह। अभी अगर तुम्हारी पकड़ नहीं बनी इस पर, तो ना रोटेशनल होगा ना आगे के चैप्टर होंगे तुमसे। ठीक है, ये हमें इक्वेशन पता है। ठीक है, तो एम को धर ले जाते हैं दूसरी साइड। हमें याद होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 14 या 16 डेज में खत्म हो गया था, और यहाँ पर सिर्फ सेंटर ऑफ मास 11 दिन चल गया। इसमें से 2-3 दिन वैसे हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई, तुम नहीं आ रही, वैसे ये नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। M2A2 till Mn Am। ठीक है, और आगे लिखो जरा M1 A1 क्या है? नेट फोर्स ऑन 1 प्लस M2A2 क्या है? नेट फोर्स ऑन 2। वैसे मुझे देखा जाए तो यहाँ पर नेट भी लिखना चाहिए, लेकिन मैं भी लिख नहीं रहा क्योंकि मैं नीचे लिखवा दूंगा ये वाली चीज कि N1 क्या है, F1 क्या है। क्योंकि देखने में क्या लग रहा है कि ये शायद एक सिंगल फोर्स है जो कि 1 पे लग रहा है, लेकिन ये नेट फोर्स है जो 1 पे लग रहा है। ठीक है, देयरफॉर थोड़ा और गैप चाहिए हमें। देयरफॉर if you want to find, therefore if you want, थोड़े स्पेस बना लें। if you want to find, अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो अभी जो मैं बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। if you want to find net force on the system, net force on the system of particles, on the system of particles, then you can simply find the acceleration of only center of mass। बहुत सिंपल इंग्लिश है, समझ में आ जानी चाहिए। and multiply it with the total mass of the system। बहुत सिंपल इंग्लिश है। देखो ज़रा, अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, तो आप क्या कर सकते हैं? देन यू कैन सिंपली फाइंड, सिर्फ और सिर्फ आप सेंटर ऑफ मास का एक्सप्लेनेशन निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दें उसको पूरे सिस्टम के मास के, तो आपके पास नेट फोर्स ऑन द सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, चलो एक नोट डालो जरा। अच्छा, ऐसा करना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना, तो हो जाए ना M1 इजिकल टू F1 F2, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लिखो ज़रा आगे। इन इक्वेशन 1 फिर से लिख लो, इससे ये काम आएगी। M1 कॉम नहीं बोलते, M एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, F1 F2 कहाँ तक जा रहा है?
एफ एन तक, ठीक है। अब सुनो, वो जो मैंने पहले तुम्हें बताई थी वाली बात कि F1 क्या चीज़ है, ये नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो देखो ज़रा, ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। देखो ज़रा, व्हेन वी टॉक अबाउट F1, व्हेन वी, अगर हम F1 की बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट F1, ये तुम्हें एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ये लैंग्वेज मैंने एनसीईआरटी से ही ली है, ये वाला जो नोट की वो जो है लैंग्वेज, ये मैं लिखवा रहा हूँ नोट। व्हेन यू टॉक अबाउट F1 ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, कॉमा ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, it is not a single force, it is not a single force, ये कोई एक फोर्स नहीं है। अगर जरूरी नहीं, मतलब ये कह रहा है कि जरूरी नहीं वो एक फोर्स है, वो जितने भी फोर्सेस लगा रहे हैं, आपको पता नहीं जितने भी हों, उन सबका नेट है, ठीक है। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी, इट इज नॉट ए सिंगल फोर्स बट the net force on first particle, but the net force on first particle, ठीक है, ठीक है। फिर लिखो कॉमा, and the same applies, and the same applies to, and the same applies to all other particles, sorry ये इंग्लिश से गलत होगी, and the same applies to F1 F3 कॉमा Fn, यानी कि F2 क्या है, सेकंड पार्टिकल पर नेट फोर्स, F3 क्या है, थर्ड पार्टिकल पर नेट फोर्स, और Fn क्या होगा, nth पार्टिकल पर नेट फोर्स, ठीक है। चलो उसके बाद लिखो नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या मतलब, एक स्टार बना के लिख लो। भाई सेम अप्लाइज टू, सेम अप्लाइज टू F2 कुछ बोल रहे थे ना, F3 सेम Fn। अप्लाइज टू ऑल अदर पार्टिकल्स। नहीं वो हटा दो, अच्छा अच्छा, एक स्टार बनाओ, तो लिखो। अब देखो जरा, ये जो F1 F2 F3 Fn है वो क्या है, मान लो F1 क्या होगा, इसका नेट, ठीक है, मान लो इसे कह देते हैं 2, तो F2 क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का नेट, ठीक है। F3 क्या होगा, इन दोनों फोर्स का नेट। F4 क्या होगा, इन चारों फोर्सेस का नेट, इसका नेट, इसका नेट, इसका नेट, ठीक है। तो जरा समझने के लिए एक चीज़ लिखो जरा, ये लिखनी नहीं है तो पहले सुनो ये वाली चीज़। एम एकम क्या था, F1 F2 टिल Fn। अब देखो जरा, F1 क्या था, फर्स्ट क्या कहते हैं पार्टिकल पर नेट फोर्स, इसके अंदर 3 इंटरनल फोर्सेज हैं और एक एक्सटर्नल फोर्स है, दिख रहा है तुम्हें डायग्राम से दिख रहा है, ठीक है। दूसरे वाले पार्टिकल पे क्या हो रहा है, 2 इंटरनल फोर्सेज हैं। तो ऐसे ही तीसरे वाले पार्टिकल पे कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे, कुछ तीसरे वाले पे इंटरनल एक्सटर्नल, ऐसे ही करके एन तक जाएंगे, ठीक है। जब मैं इन सब की बात कर रहा हूँ एक साथ, जैसे यहाँ भी कुछ इंटरनल होंगे कुछ एक्सटर्नल होंगे, तो देखो जब मैं इन सबका नेट लूंगा ना तो क्या होगा, देखो जरा, यानी कि ये जो F1 F2 Fn है, इन सबको मैं रीग्रुप करता हूँ, तो मैं इन सारी फोर्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो F इंटरनल, यानी कि एक तो सारे इंटरनल का सम प्लस सारे एक्सटर्नल का सम। पहले तो तुम बात समझो, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ F3 होगा, F3 होगा, ठीक है। फिर आएगा F4, ठीक है, उसमें मान लो, उस पर मान लो 2 इंटरनल लग रहे हैं और एक एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सारे इंटरनल फोर्सेस तो एक जगह लिख लिए, ये सारे जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं, एक मिनट, ये रहे,
और सारे एक्सटर्नल फोर्सेस एक जगह लिख लिए। आगे भी होंगे, हो सकता है हो सकता है ना हो। ये रे, अब किसी को पता है मैं क्या लिखने वाला हूँ नीचे, यहाँ क्या आएगा, कुछ अंदाजा किसी को? क्या सिर्फ शुभ को ही पता हो सकता है, अगर पता होगा तो। शुभ तुमने इसका आंसर भी दिया है। शुभ, शुभ, अरे माइक तो ऑन कर लो। भैया एफ इंटरनल 0 हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल बचेगा। करेक्ट, यही बस यही निकलवाना चाह रहा था मैं। एफ इंटरनल बचेगा, एफ इंटरनल 0 हो जाएगा और एफ एक्सटर्नल बचेगा बस। ये मैं पहले बता चुका हूँ। वैसे तो मैं बता दूं, तुम ये देखो जरा। वैसे तो ये चीज़ लकी हो जाओगे भी समझ सकते हैं क्या। देखो तुम इंटरनल फोर्स की तरफ ध्यान दो जरा, इंटरनल फोर्सेस की तरफ। ये इंटरनल फोर्स है, क्या ये पेयर में नहीं आ रहे? पेयर में हेलो, हाँ भैया। ये होगा एफ, मैं जूम कर देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। हेलो भैया, आवाज आ रही है मेरी? अरे आ रही है, सब आ रही है। देखो जरा, क्या तुम्हें नहीं लगता जब मैं F1 ठीक है, टू ये वाला जो फोर्स है और इस फोर्स का सम करूंगा तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कट कर देंगे जब मैं इक्वेशन में लिखूंगा। देखो जरा, इसी तरह जब मैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वेशन में लिखूंगा तो ये क्या कहते हैं, जीरो कर देंगे एक दूसरे को काट पीट के। एक ये वाला और ये वाला देखो, ये एक दूसरे को क्या कहते हैं, काट देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से कि अगर कोई एक फोर्स लग रहा है तो इसके इक्वल अपोजिट दूसरा फोर्स भी होगा। इसी वजह से नेट इंटरनल 0 हो जाएगा, क्योंकि हर एक फोर्स के लिए, हर एक फोर्स के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट पेयर मौजूद है सिस्टम के अंदर। तुम में से कोई पूछे? भैया हाँ बोलो। ये जैसे आपने बोला कि एफ इंटरनल 0 हो गया, सारे फोर्सेस के लिए एक अपोजिट फोर्स होता हाँ है हाँ ना? तो उसके एक्सटर्नल के भी तो ये होना चाहिए फिर। हाँ, अरे वही तो एक्सटर्नल बता जो रहा हूँ, हमारे ऊपर लगा रही है, वही हमें वही तो। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो जरा, अरे हाँ, देखो जरा। अब अब हमारा लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ क्या कहता है कि भाई ये वाला जो फोर्स है इक्वलेंट, इसके इक्वलेंट अपोजिट एक फोर्स यूनिवर्स में जरूर होगा 100%। ठीक है, तो देखो जरा, मैं उसको यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, एक इसके इक्वल अपोजिट कहीं ना कहीं जरूर होगा, बिल्कुल इक्वल अपोजिट। देखो मैंने कहाँ बनाया है, बिल्कुल एक लाइन में और इक्वल अपोजिट है। एक यहाँ होगा कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ होगा, हो सकता है दूर, हो सकता है पास हो। एक इक्वल अपोजिट ये होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि ये जो फोर्सेज हैं वो सिस्टम के अंदर नहीं आ रहे। हमने सिस्टम सिर्फ किसको कंसीडर किया है? इन एन पार्टिकल्स को। हमने जो सिस्टम कंसीडर किया है किसको किया है? सिर्फ इन एन पार्टिकल्स को। हम सारे नेट जो फोर्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? ऑन द सिस्टम। तो हम ये वाले फोर्स में कंसीडर करेंगे, ये तो बाहर किया ना, तभी तो उनका नाम एक्सटर्नल है। ये बाय द सिस्टम वालों को नहीं करेंगे क्या? यार ये मैं कितनी बार बताऊं, सिस्टम की बात चल रही है तो ऑन द सिस्टम सारे फोर्सेज आएंगे। बाय द सिस्टम नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। ये बताइए, हाँ या अरे ना, बस इतना बता। अरे पहले तो मेरी तो मैं बात आगे। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जब दो बॉल टकराती हैं तो एक नॉर्मल फोर्स हम्म, इक्वल अपोजिट लगता है। ठीक है, हाँ अगर मैं इस बॉल के बारे में कमेंट कर रहा हूँ कि भाई ये कैसे जाने वाली है, उधर उधर जो भी जाने वाली है, तो मुझे जो फोर्स, मैं नाम दे देता हूँ, बोलने में आसानी होगी। अगर मैं सेकंड वाली फोर्स पर कमेंट कर रहा हूँ कि ये बॉल कहाँ जाने वाली है, इस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये कैसे बिहेव करेगी, तो मुझे उन फोर्सेस की क्या जरूरत जो वन पे लग रहे हैं, मुझे ये बताओ। या हाँ फिर हाँ। या फिर ठीक तुम्हारी है भैया, लैंग्वेज ठीक है, में, आगे समझ में आ गया, आगे आगे हाँ हाँ आगे मुझे समझ में। कंप्लीट तो करने दो। या फिर तुम्हारी लैंग्वेज में जो फोर्स 2 1 पे लगा रहा है, यानी कि बाय द सिस्टम, हमें उसकी क्या जरूरत? कहने का मतलब ये है जो एक्सटर्नल फोर्सेज है उनके भी एक इक्वल अपोजिट पेयर होगा, लेकिन वो सिस्टम के बाहर होगा, तभी तो उनका नाम एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या इक्वेशन आई? एम ए कॉम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। तुम ये ये सोच, लिखना कहाँ से था? लिखना नहीं है यार, तुम सुनते नहीं होगे स्टार्टिंग में। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक।
तुम्हें पता नहीं है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम पहले लिख लो ये सारी चीज़, मैं भी बता रहा हूँ क्या कैसे क्या लिखना है। इस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बहुत ज़्यादा। अच्छा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ तुमसे कि मान लो एक बॉम्ब है, ये एक बॉम्ब है, ठीक है, और ऐसा करते हैं इसको एक पैराबोलिक पाथ में फेंकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर आके ये फट गया इस तरीके से, तो तुमने देखा होगा क्या कहते हैं जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो तो कितनी रैंडम डायरेक्शन में जाते हैं कि पूरे फैल जाते हैं, जैसे कि फायर क्रैकर जो होता है वो पर जाके फट जाता है, तो उसके जो पीसेज है जगह जगह जाते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं कि इसका जो भले ये फट चुका है बॉम्ब, ये इसके पीसेज ऐसे जा रहे हैं ये, लेकिन ये फटने के बाद भी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अब भी इसी पाथ में आगे बढ़ रहा है, पैराबोलिक पाथ में। उसका डायरेक्शन अनचेंज्ड है बिल्कुल, जैसे पहला था वही अब भी वही है। पहला सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा था, इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, ये पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, फिर ये बॉम्ब फट गया। सेंटर ऑफ मास को अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अब भी वहीं जा रहा है जो जैसे पहले जा रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये वाली इक्वेशन बताएगी। पहले हम लिख लेते हैं फिर पता चलेगा। चलिए हमने कहाँ छोड़ा था, एक व्यू बिगड़ रहा है। कहाँ तक लिख लिया तुमने, नोट लिख लिया तुमने F1 F2 F1 तक, और व्हेन वी टॉक अबाउट, ठीक है। चलो उसके बाद लोगों में एडिट कर देते हैं सारी चीज़ें। भैया समझ में आ जाना चाहिए, ये F1 F2 Fn को रीग्रुप करके हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस में लिखा है, ये वाली चीज़ आ जाना चाहिए समझ में। नहीं आई तो अभी पूछ लो। आ गई है शुभ? हाँ भैया आ गई। ठीक है चलो लिखो। among these forces, स्टार बना के लिख लेना, among these forces। तुम देख रहे हो थ्योरी कितनी है इस चैप्टर में। among these forces on each particle, मैं चाहूँ तो इसे फॉर्मूला लगवा के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे मार्क्स भी आ जाएंगे उससे, फॉर्मूले से, लेकिन कुछ होना नहीं है उससे। among these forces on each particle there will be external and internal forces। ठीक है सो अच्छा ऐसा करना, सुनो सुनो, नहीं 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 उसको तुमने नाम दे दिया था ना ऊपर वाली इक्वेशन को, एम ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू F1 F2 Fn। हाँ भैया क्वेश्चन 1 दी थी सुनो। ठीक है सो रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 1, सो रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, एम ए कॉम वेक्टर साइन लगना ना भूलें, मैंने कहीं अभी छोड़ भी दिया हो तो लगा लें, मैं तो छोड़ना नहीं होगा मैंने। ये सारे इन सबकी रीग्रुपिंग करके हम क्या लिख सकते हैं, या तो इंटरनल फोर्सेस लग रहे होंगे या एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। बट एफ इंटरनल इज इक्वल टू 0, ये मैं पहले डेरिवेशन में डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, और अभी भी समझा दिया। शॉर्ट में तुमसे अगर कोई पूछे तो तुम बता देना, किसी भी इंटरनल फोर्स के लिए उसका एक इक्वल अपोजिट पेयर बैठा हुआ है वहीं पर, उसका भाई, वो एक दूसरे को काट देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बचेगा, ठीक है। डिस्कस अर्लियर, इसका मतलब क्या बचेगा, एम ए कॉम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। अब देखो तुम इस फॉर्मूले को जितना सजा सकते हो उतना सजा लो,
एक महीने बाद, एक साल बाद, 2 साल बाद कंपटीशन में ये जितना ज़्यादा तुम्हारी नज़रों में रहेगा ये वाला फॉर्मूला, तुम्हें उतनी ही आसानी होगी। 2-3 अलग तरह के पेन हो तो उससे भी सजा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करें, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यार, देखो सबसे पहली इस इक्वेशन की बात क्या कह रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या कहते हैं कोई सिस्टम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कि ये पार्टिकल उधर जा रहा है, ये उधर, ये इधर, और मतलब रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को इतने सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ मास क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास क्या कह रहा है कि भैया सेंटर ऑफ मेरे जो एक्सेलरेशन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनल फोर्सेस से। यानी कि इंटरनल फोर्सेस कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड, सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को कोई मतलब नहीं है इंटरनल फोर्सेस से। उसको किससे मतलब है, एक्सटर्नल फोर्सेस से। यानी कि कहने का मतलब, कि मतलब नहीं होने का क्या मतलब है, इंटरनल फोर्सेस कितने भी हों, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड वे में लग रहे हैं, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इंटरनल फोर्सेस से अनचेंज्ड रहेगा, बिल्कुल। ठीक है, दूसरी चीज, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, एक्सटर्नल फोर्सेस से। इसका हम क्या करें, देखो जरा, देखो इसका क्या करें वो तो एग्जाम्पल में आएगा। एक और चीज देखो जरा, अगर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा एक्सटर्नल, तो क्या हो जाएगा, एम ए कॉम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखो ये जो चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ मैं अभी। देखो ये शुभ बताएगा ये चीज, मुझे बताओ शुभ, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी वो रुकी हुई है क्या, रेस्ट पर है वो। हाँ भैया। लकी जरा माइक ऑन करो। मुझे लग रहा है वो तो ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं, योगांग तो शायद लगता है मीटिंग छोड़ के चला गया। योगांग तुम हो मीटिंग में, Brother, I am here. लकी तुम अपना माइक ऑन कर लो, मैं बता रहा हूँ। योगांग तुम बता दो, किसी बॉडी भैया का पढ़ाई नहीं पता। अरे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का है ये, हाँ बताओ क्या है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। मैं कह रहा हूँ Yes. किसी बॉडी का या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो वो रुकी हुई है। नहीं तो वो रुकी हुई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है भैया। ये जरूर भैया ऐसा ही होगा शायद। क्या कहते हैं, पहले ये बताओ, अच्छा मैं बताओ, ये बताओ नहीं होगा, कि वो रेस्ट पर है कि या वो मूविंग है, ये बता दो बस। मूविंग है भैया, वो मूविंग है। युगांग कह रहा है बॉडी मूविंग है, बॉडी और मूविंग है। क्या कहते हैं शुभ, तुम क्या कह रहे हो। भैया वो रेस्ट पे है। भैया वो रेस्ट पर है। सेम स्पीड से मूव कर रही है, उसे कुछ मतलब नहीं है। तो वो रेस्ट पर है मूविंग है ये बताओ। मूविंग है ऑब्वियसली। अच्छा मूविंग है। हाँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, यानी हाँ। कि 2 लोग, सृष्टि और क्या कहते हैं वो देखेंगे जैन, अगर तुम में से भी, अगर दोनों में से किसी का आंसर रेस्ट है या मूविंग है तो सब लोग अपना दीवार में सर मार लें, जो सबसे नजदीकी दीवार हो उसमें मार लें। तुम सबका हो गया दिमाग खराब। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, सब छोड़ो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको एग्जांपल मैंने कैसे दिया था, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हर सेकंड या हर यूनिट टाइम पर कितनी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, और अगर घट रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, पहली चीज। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, जैसे कि हमने एक पहले बॉल फेंकी थी हवा में, तो हर सेकंड उसमें से 10 मीटर पर सेकंड स्पीड पहले ली जा रही थी फिर दी जा रही थी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ तुमसे एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, हर सेकंड ना तो स्पीड दी जाएगी और ना स्पीड ली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले से कोई बॉल रुकी हुई थी तो वो रुकी हुई रहेगी,
और अगर पहले से बॉल मूव कर रही थी तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी। ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। हम्म। अगर उसकी जीरो है, तुम ऐसा समझो, तुम ऐसा करो। अरे हाँ, समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया। शुभ, तुम्हें समझ में आया? भैया। हाँ भैया आ गया, मैं तो रेस्ट कर लिया था ना। दोनों ही सही था मतलब कि। कहने का मतलब है तुम हाँ सब गलत थे। रेस्ट, कोई रेस्ट और मूविंग जरूरी नहीं है। भैया, हर एक्सेलरेशन चीज में पॉजिटिव ले रहे हैं हम। पॉजिटिविटी ले रहे हैं हम। मतलब हर चीज में हम पॉजिटिविटी ले रहे हैं हम। ये हमारे दोनों का आंसर सही था। आपने केस नहीं दिया था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब होने का क्या है? वी कांस्टेंट। और वी कांस्टेंट मतलब जितने भी होगी उतनी ही रहेगी। जीरो होगी तो जीरो रहेगी, टू होगी तो टू रहेगी, फोर होगी तो फोर रहेगी। और साथ में ये वेलोस, यहाँ पर जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी में क्या क्या आता है? एक तो स्पीड, यानी कि अगर जीरो है तो जीरो रहेगी, टू है तो टू रहेगी, या फोर है तो फोर रहेगी। साथ में डायरेक्शन भी आता है। डायरेक्शन मतलब सेंटर ऑफ मास, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो या तो एक जगह रुका रहेगा, रेस्ट पर है, और अगर मूव भी करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। कहने का मतलब ये है, एक जगह में एक बार में लिख देता हूँ। एफ एक्सटर्नल मान लेते हैं जीरो है, कोई केस है, बहुत सारे केस होंगे, मैं एग्जांपल दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह तो हमने बता दिया था कि जीरो है तो जीरो रहेगी, टू है तो टू रहेगी। और साथ में डायरेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि सेंटर ऑफ मास डायरेक्शन भी चेंज नहीं करने वाला, कांस्टेंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा अगर जाएगा भी तो, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो। देखो जरा, एक चीज देखो जरा, एक चीज होती है, मैं लिखवाऊंगा अभी अभी बात चली तो बता दे रहा हूँ। एक होती है बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार्स, बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं? ये दो स्टार होते हैं, बहुत सिंपल मैं उसमें बता रहा हूँ। दो स्टार्स होते हैं जिनकी एक्सिस घूमने की सेम होती है, यानी कि ये ऐसे जा रहा होगा, ये एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने जब इनका सेंटर ऑफ मास निकाला तो वो बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी स्टार कह रहे हैं हम, इस मतलब बाइनरी स्टार को पूरा सिस्टम मानना है। क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? शुभ, जब हम इसको, इसका ये किसमें? मैं पहले उसका पाथ ट्रेस बता दे रहा हूँ। मान लो ये सिस्टम पूरा ऐसे जा रहा है, लेफ्ट में, राइट में, तो देखो ये कैसे जाएगा। ये जाएगी इस तरीके से। अभी तुम्हारी इमेजिनेशन के ऊपर है, तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। और ये जाएगा कैसे? इस तरीके से। ठीक है, अब इस बॉडी पे, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा। इस बॉडी पर, इस सिस्टम पर, सॉरी मैं बॉडी बोल रहा हूँ, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड कांस्टेंट। इसका मतलब जितनी भी स्पीड होगी उतनी रहेगी। ठीक है, और साथ में तुम ये देखो, डायरेक्शन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये कितने कॉम्प्लिकेटेड पाथ में जा रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। कोई मतलब नहीं है उसको इंटरनल फोर्सेस से, उसको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अब जब किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगता तो क्या होता है? वो सीधे सीधे चलता चला जाता है। और सेंटर मास यही कर रहा है। तो तुम बच गए इतने भयानक, क्या कहते हैं, स्टडी से। ठीक है, मैं काफ़ी समझा चुका हूँ, लेकिन लिखवाया कुछ नहीं है, वो कर लेते हैं। और देखो, मैं अगर इन जनरल कहूँ तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि किसी को ये नहीं पता था, ये वाली चीज़ याद नहीं है किसी को, जबकि पहले सबने आंसर दिया था इस चीज़ का कि एक्सप्रेशन जीरो होने का क्या भैया मतलब होता है। एक चीज पूछनी थी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोला करो, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा बोले तो मेरे में आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ये ऑनलाइन का मेरे में आवाज नहीं आई। चलो तुम बोलो। ये बैरी सेंटर क्या होता है?
अरे उसके बारे में पढ़ लेंगे, पहले ये तो कर लो। वेरी सेंटर अभी आएगा। तुमने ये कहाँ कर लिया? बताइए ना, इसका मैं पढ़ रहा था अब अरे ये वेरी स्टार्ट सेंटर। ना बता दें, पढ़ रहा था पहले इसके बारे में, मतलब अरे इसमें मैं, गैरी से ऐसे सुनो ही सुनो, पढ़ रहा था, मेरे में आ रहा था जब मैं गोल चला रहा था। मैं इसको एग्जांपल्स में अभी लिखवाऊंगा ये सारी चीज़ें। अभी मैं 3-4 एग्जांपल दूंगा तुम्हें, अभी तो मैंने एक दिया है, ठीक है। आज ही तुम्हें आज ही पता लग जाएगा वेरी सेंटर क्या है, ठीक है। लास्ट तुमने क्या लिखी थी, ये वाला फॉर्मूला। हाँ भाई, लिखना स्टार्ट कर दो। दिस इक्वेशन टेल्स अस, उसको, हाँ इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। लिखो जरा, दिस इक्वेशन टेल्स अस टू थिंग्स। जरा पानी पी लो जब तुम लिखो। दिस इक्वेशन टेल्स अस टू थिंग्स, डैश लगाओ। डैश लगाओ। पहली, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is unaffected by internal forces. Acceleration of center of mass is unaffected by internal forces. ठीक है, दूसरा लिखो, is unaffected by internal forces. दूसरा लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, acceleration of center of mass can only be affected by external forces. ये बिल्कुल पीछे वाली का ही है। चलो, ये क्या रहता, एक तो तुम्हें हल्का सा भी मैं बोलना डिक्टेट करना शुरू कर दूं तो मुझे दिक्कत होती है। दिस इक्वेशन टेल्स अस टू थिंग्स, पहला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इज अनअफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्सेस, फिर दूसरा था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन ओनली बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इफ इस पर स्टार लगा लेना दूसरे पॉइंट पर, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 then center of mass will have constant velocity, ब्रैकेट में लिख लेना ACUM इज इक्वल टू 0। तो मुझे पता है ये तुम भूल जाओगे, नीचे लिखो कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, अनचेंजिंग डायरेक्शन, ये भले ही आपको याद रहे कि अब हमें याद नहीं रहेगा, लेकिन आप लिखने तब भी। अनचेंजिंग डायरेक्शन का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। और कांस्टेंट स्पीड, ये तुम अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो, किसी चीज़ का एक्सेलरेशन 0 है तो वो रुकी रहेगी या वो चल रही होगी, जिस स्पीड से चल रही है उतने पे ही रहेगी। तो इसका मतलब ये 0 पे तो 0 पे रहेगी, 2 पे तो 2 पे रहेगी। 2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड में वो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, इसके नीचे लिखो नोट्स। अब जो मैंने ऊपर तुम्हें समझ में नहीं आ रही लेकिन वही चीज़ लिखवानी है मुझे। क्या? पहला लिखो या पहला ऐसा डॉट बना लो, टू डिटरमाइन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टू डिटरमाइन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि आपको अगर सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में जांच करनी है कि भैया कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब तुम वो वैसा स्टडी करोगे क्यों? क्योंकि तुम्हें ऊपर पता है कि बहुत काम का है सेंटर ऑफ मास, तो उसकी स्टडी भी करनी पड़ेगी कहीं कभी ना कभी। तो अगर आप मोशन सेंटर ऑफ मास का मोशन अगर क्या कहते हैं स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इंटरनल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है। टू डिटरमाइन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नो नॉलेज, नो नॉलेज। अच्छा शुभ, एक बात बताओ। शुभ, माइक ऑन करो। हाँ भैया। एक बात बताओ कि अगर सेंटर ऑफ हेलो। मास, हाँ भैया। मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से अफेक्ट हो रहा है, तो इंटरनल फोर्सेस क्या इफेक्ट करते हैं? कुछ तो करते होंगे। तुम्हें तुम्हें क्या हाँ लग रहा हाँ है बताओ। भैया, सिस्टम पे तो जीरो कर रहे हैं वो, पर पर्टिकुलर जो पार्टिकल की बात कर रहे हो तब तो कर ही रहे होंगे ना। हाँ तो क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है? तो मैं भी बताऊंगा, इस टॉपिक को डिस्कस करना है मुझे। अच्छा एक चीज़ का आंसर और दो, कोई भी दे सकते हो। मान लो इस तरीके से पार्टिकल्स हैं, या फिर अभी अभी ऐसा नहीं, मैं डायग्राम नहीं बता रहा, डायग्राम समझ जाओगे तुम। मान लो n पार्टिकल्स हैं, ठीक है? ठीक है, तो हमने उनका उन पर देखा, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, कोई बाहर से फोर्स तो नहीं लगा रहा सिस्टम के, तो वो ज़ीरो आया। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? वो भी ज़ीरो आया। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो सिंपल है, ऊपर ही बताया कई बार। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन देखो क्या है, तुम्हें आंसर देना है। बात ऐसा मानते हैं कि हम पहले पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फॉर फर्स्ट पार्टिकल। मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसकी वेलोसिटी के बारे में कमेंट करो। और पोजीशन तो वो कहीं ना कहीं तो होगा ही, जरा बताओ। कोई कमेंट कर सकता है ऐसा? फॉर फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल बताओ, उसके एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी बताओ, जल्दी बताओ। अरे शुभ, तुम अभी तुम्हें आता तो तुम तो माइक ऑन रखो। शुभ, बड़ी दिक्कत है भैया। ये तो नहीं होने वाला, मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ, जो वीडियो में लोग वही सुन लें। देखो जरा, पॉइंट इज, अच्छा पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, शायद तुम्हें इस इक्वेशन को पढ़ के कुछ समझ में आ जाए। एफ एक्सटर्नल क्या था? एम ए कॉम, पीछे वाली अगर इक्वेशन के पास आप जाएंगे अगर, तो वो क्या आ रही थी? M1A1 प्लस M2A2। ये क्या बता दिया आपने? हाँ, मेरा नेट बहुत दिक्कत दे रहा है भैया। मैंने बताया नहीं, तुमसे क्वेश्चन पूछा था, फिर मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तब मैं उसका आंसर खुद ही बता रहा हूँ। हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था। मैं बता तो रहा हूँ। अच्छा आप बता दो जरा, ऊपर देखो जरा, n पार्टिकल्स हैं, हमने देखा उन पे एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है,
उन n पार्टिकल्स में मैं मान लो पहले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताना क्या है, तुम उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में कमेंट करो। तुम्हें क्या लगता है, 0 होगा, भैया 1 होगा, या फिर कितना होना चाहिए? भैया कांस्टेंट की फॉर्म में बताऊं या फॉर्मूले की फॉर्म में बताऊं? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा ये बता दो बस कि भैया एक्सप्रेशन तो होना चाहिए m1v1 होना चाहिए। अच्छा एक्सेलरेशन होना चाहिए m1v1। हाँ भैया, फर्स्ट ये भैया पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ये भैया कौन सा फॉर्मूला है, बता दो बस मुझे, ये कहाँ से लेके आए तुम? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, कौन सा फॉर्मूला है ये? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, पागल हो गया। नहीं पागल तुम हो, वो तो पता लग गई मुझे अभी, लेकिन क्या बोल रहे हो? एक सेकेंड। भैया इसका एक्सेलरेशन कौन पता नहीं भैया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये मुझे क्या पता है, हुआ। मुझे तुम्हें नहीं पता। देखो जरा, मान लो इसमें और टर्म्स होंगी, सारी नहीं लिख रहा, बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। देखो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल 0, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है वो 0 है, तो और राइट हैंड साइड पे बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके पीछे प्लस लग रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें, और इसका मतलब राइट हैंड साइड भी 0 हुई पूरा, तो अगर पूरा राइट हैंड साइड 0 है तो ये जरूरी थोड़ी है कि सारी टर्म्स भी 0 होनी चाहिए, हो सकती हैं वो भी सही है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि सारी टर्म्स भी 0 होनी चाहिए। हो सकता है, हो सकता है कुछ ऐसा हो, 2 -2 +1 +8 -9। -3 और -6, ऐसे भी तो हो सकता है, +0। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने इंफॉर्मेशन निकाली है वो किसके बारे में निकाली है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो ये जो कमेंट है आपके, वो सेंटर ऑफ मास तक ही रखिए, और पार्टिकल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास के बारे में। आप फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप पूरा एज अ सिस्टम, एज अ होल प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजें कि सेंटर मास कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सेंटर मास क्या कहते हैं एक्सीलरेटेड नहीं है, लेकिन फर्स्ट पार्टिकल एक्सीलरेटेड हो, सेकंड भी एक्सीलरेटेड हो। अब ऐसा क्यों, देखो जरा, मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए 4 पार्टिकल लूंगा, कुछ हो कितने भी सकते हैं, ठीक है। अब 4 मैंने सिर्फ लिए क्योंकि इंटरनल फोर्सेस बनाने आसान होंगे, पेयर, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे पेयर बन गए। ये मान लो फर्स्ट पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है, फोर्थ पार्टिकल। तुम देख रहे होगे बाहर से कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मान लो जब हमने कैलकुलेट किया अपनी वो जो थी ना, इसकी पोजीशन प्लस इसकी पोजीशन m1r1 प्लस m2r2 अपॉन टोटल मास, उससे हमने निकाला पोजीशन, मान लो यहाँ पर आई सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा था कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब m0, इसका मतलब v कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे क्या कहा था कि तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों, मुझे एक बात बताओ, इस सिर्फ थर्ड पार्टिकल को देखो, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टिकल को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक्सीलरेटेड होगा 100%? 3 फोर्सेज हैं वो इस तरीके से लग रहे हैं, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये तो एक्सीलरेट होगा, बिल्कुल होगा। इस फर्स्ट पार्टिकल को देखो जरा, ये भी एक्सीलरेटेड होगा। तुम्हें इमेजिन करना है, तुम ये देखो, तुम्हें कोई ऐसे खींच रहा है, कोई ऐसा खींच रहा है, कोई ऐसा खींच रहा है, तुम एक्सीलरेटेड नहीं होगे, नेट फोर्स है, इसका मतलब एक्सीलरेटेड होगे तुम, ठीक है। ये भी एक्सीलरेटेड है और ये भी एक्सीलरेटेड है, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा, तो इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, सॉरी सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है,
तो मैं आपको बता दूं बस, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ ये वाली चीज़। ये पूछा जाता है कि भाई सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन 0 है, तो फर्स्ट पार्टिकल का एक्सलेशन बताओ, तो तुम टिक किस पे करके आओगे? कांट से नहीं बता सकते, इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बता सकते, कुछ और मिल जाए तो पता नहीं। ऐसा क्यों? तुम जिसके जिस बॉडी या जिस चीज के फोर्स दे रखे होंगे, तुम उसी का तो एक्सलेशन बता सकते हो। तो मान लो एफ एक्सटर्नल दे दिया गया, टोटल टोटल एफ एक्सटर्नल, तो तुम एफ एक्सटर्नल से क्या प्रेडिक्ट कर सकते थे? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब तुम्हें बताना है फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो तुम्हें सारे क्या कौन से फोर्सेस चाहिए जो फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहे हैं। हमने जो भी अभी तक किया है वो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ाई करी है। अब बात आती है इसका क्या करें, फर्स्ट पार्टिकल अगर हमें निकालना है तो वो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन और क्या था, ये तो था पूरा कि एक बॉल है उस पर ऐसा फोर्स लग रहा है तो वो किस सॉरी इस तरीके से फोर्स लग रहा है तो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, काइनेमेटिक्स वगैरह में ये तो किया है। ठीक है, तो इसी वजह से चैप्टर की पहली लाइन ही यही है कि एक पॉइंट मास के बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उनका सेंटर मास की स्टडी कर रहे हैं कि सेंटर मास कैसे कहाँ जाने वाला है या कहाँ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया मैंने टाइम इस पर। ये चीज़ ध्यान रखें कि सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से फर्स्ट पार्टिकल एक्सेलरेशन या सेकंड किसी इंडिविजुअल पार्टिकल एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट ना करने की कोशिश ना करें। इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, चलो कितना टाइम हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। वैसे भी मैंने कहा था एक्स्ट्रा क्लास होगी। नोट्स आगे लिखो। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता जो तो दो लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर तुम इतना सुनोगे ना तो तुम्हारे कुछ तो अंदर जाएगा। तुमने अभी 9 दिन से क्लास अटेंड नहीं करी, घाटे तो होंगे। तो अभी अगर मैं अभी की बात करूँ, हाल अभी की आज की, तो अगर तुम ठीक से सुन रहे हो ना तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर जाएगा, और जब तुम वीडियो देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, देखो ज़रा, उसके बाद लिखो। और मैं बता दूं, जितना ज़्यादा वेट कर रहे हैं उतना ज़्यादा काम बल्क में ला रहे हैं। अब तुम्हें 9 नहीं 9+1 दिन का कवर करना है। तुमने आज भी अगर रात में बैठ के सारी वीडियो नहीं देखी जो तुम नहीं देखोगे तो तुम्हें 11 दिन का कवर करना पड़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। और तुम बताओ लास्ट में क्या बोलोगे, ऐसा करते हैं इस चैप्टर को छोड़ ही देते हैं, अब नए चैप्टर पर ध्यान देते हैं। और ऐसा ही होगा, देख लेना अगर तुमने अभी नहीं किया तो। देखो जरा, whatever is the system and the motion of individual particles. मतलब कि सिस्टम कुछ भी हो या फिर इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन कुछ भी हो, whatever the system and the system of particles, the center of mass moves according to equation 2, F external is equal to m equal। जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बारे में उनमें एक मिसकंसेप्शन होता है क्या कि भाई बॉडीज रुकी हुई हैं इस तरीके से, तो सेंटर मास भी रुका हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन अगर अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड वे में मूव कर रहे हैं कि भाई ये इस पर गया सामने, फिर ये यहाँ जा रहा है, फिर मान लो ये इससे टकरा गया यहाँ जाके, तो लोगों को क्या लगता है कि भाई शायद सेंटर ऑफ मास भी इधर उधर जा रहा होगा, इधर उधर उधर जिटर कर रहा होगा। जिटर मतलब वाइब्रेट कर रहा होगा इधर उधर, जैसे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये तो लिखवाया मैंने, वॉट एवर इज द सिस्टम एंड मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल पार्टिकल कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें। जो सेंटर ऑफ मास है वो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग मूव कर कहते हैं मूव करेगा। इक्वेशन 2 क्या थी, ये m a, F external।
ठीक है, देखो ज़रा, तो यहाँ तक तो हो गई थ्योरी ख़त्म, इतना ही था डिस्कस करने के लिए। अब तुम उसको लगते हुए देखो क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नहीं मतलब एग्जाम्पल्स के अंदर, एग्जाम्पल समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी वन वर्ड डालना, उसके बाद नीचे एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन एफ एक्सटर्नल इज 0। ठीक है, तो अभी हम कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। एग्जाम्पल पढ़ने वाले मतलब कि हम एनालाइज करेंगे कि क्या कैसे होने वाला है, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, कितनी भी होगी इंटरनल फोर्सेज भी होंगी। और तुम्हें पता है क्या होगा अगर सिर्फ इंटरनल फोर्सेज हैं, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो जरा, इसमें डालो 1, देखो जरा डायग्राम बनाओ। ठीक है, इसका कहीं सेंटर, इसको कैपिटल एम मान लो, इसको स्मॉल एम मान लो। इसका जो सेंटर मास होगा वो कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं, थोड़ा डेविएटेड होता है ना भारी चीज़ों की तरफ। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मान लेते हैं लेट से, मैं समझाता भी जा रहा हूँ और लिखता भी जा रहे हैं, अब तुम भी साथ में करो। लेट से एट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि बिल्कुल शुरुआत में वो दोनों के दोनों रुके हुए हैं, हमने रोक के रखा है, आर एट रेस्ट। लिख लो बोथ मासेस आर एट रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अच्छा देखो एक चीज़ और, एक बताना भूल गया, बताना है कि तुम्हें पता होना चाहिए, दोनों मासेस रुके हुए हैं, बिल्कुल रुके हुए हैं अपनी जगह, तो सेंटर मास तो रुका हुआ होगा जब तुम कैलकुलेट करोगे अपना m1 x1 प्लस m2 x2 अपन m1 प्लस m2, तो सेंटर मास भी रुका हुआ है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, v कॉम इज इक्वल टू 0, कब है ये, t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इनको मूव करने देते हैं, आफ्टर t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, दे स्टार्टेड अट्रैक्टिंग, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों मास को सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो दोनों मास को सिस्टम मान लिया, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, कोई बाहर से फोर्स तो लग नहीं रहा, सारे फोर्सेस कहाँ हैं, इंटरनल वाले ही हैं। इंटरनल यानी कि सिर्फ इंटरनल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इक्वल टू 0, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जितनी पहले थी अब भी उतनी रहेगी, पहले कितनी थी 0, इसका मतलब अब कितनी होगी 0। अब देखो इसमें अटपटी बात क्या है, अटपटी मतलब है तो सच लेकिन तुम्हें अजीब लगेगा सुनने में, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा अपनी जगह जहाँ था वो, ये अपनी जगह ऐसे आप पास जाएंगे, तुम फिर से सेंटर मास की लोकेशन निकालना, वो वहीं होगा जहाँ पर पहले था। कहने का मतलब है अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाऊँ ज़्यादा आसान होगा, एक मास है एक मास है, ठीक है, मान लो सेंटर मास आ रहा था कहीं पे 4,4 पर, ठीक है, अब ये दोनों तुमने मासेस को मूव करने दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये थोड़ा आगे आ जाएगा, बड़ा वाला पार्टिकल ये भी थोड़ा आगे आ जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं और आगे आ गई यहाँ पर, हमने फिर से सेंटर मास कैलकुलेट किया, वो अब भी वहीं आएगा जहाँ पहले आया था 4,4 पर, जबकि दोनों बचे हुए पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं जिनका सेंटर मास निकाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये है आप t इज इक्वल टू किसी भी वैल्यू पर सेंटर मास की वैल्यू निकालें,
वो वहीं आएगी जहाँ थी 4,4 पर। ठीक है, चलो ये एनालाइज किया हमने कि सेंटर मास कैसे मूव करेगा इस तरह के सिस्टम में। तो आफ्टर टी इज इक्वल टू 0 दे स्टार्टेड अट्रैक्टिंग। ठीक है, ऑल फोर्सेज आर इंटरनल, ऑल फोर्सेज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज आर 0। वैसे तो इसी लाइन में समझ में आ गया हमें कि सिर्फ सारे इंटरनल फोर्सेज यानी कि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, लेकिन लिखवा दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेज आर 0। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन सेंटर मास इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास will remain at rest, center of mass will, या एक चीज और लिख लेना तुम फिर भूल जाओगे, velocity of center mass equal to constant। this implies center mass will remain at rest, center mass रेस्ट पर रहेगा तब भी, even when, मतलब वो मूव कर रहे हैं, सिस्टम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। even when they are moving, even when they से समझ में नहीं आएगा, even when masses are moving towards each other, towards each other। ठीक है, चलिए अब इसी बात पे एक न्यूमेरिकल नहीं है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये मतलब सिंपल सी रीजनिंग है। ठीक है, तो मैं तुम्हें रीजन क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये है तुम्हें इसका रीजन देना है क्यों। बोथ लिखते भी जाओ साथ में, both of these masses, ऊपर वाले से रिलेटेड है, both of these masses will collide at the position of center of mass। तो बताना है क्यों। क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो कभी ना कभी टकराएंगे भी। तो ये क्या कह रहा है ये वाला सेंटेंस, कि जब ये टकराएंगे तो ये एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे होंगे जब ये टकराएंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से, इस तरह टकराएंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो तुम्हें रीजन देना है क्यों। पता है किसी को, पता किसी को क्या, शुभ तुम्हें पता है, सोचो। मैं आंसर नहीं बता रहा, तुम्हें खुद ही लिखना है। कम से कम 5-6 लाइन छोड़ दो, फिर 2 लिख लेना। अभी फिलहाल ही बताओ। ये 4,4 है सेंटर ऑफ मास, 4 पर है, 4,4 पर। एक दूसरे के पास जा रहे हैं, जाते रहेंगे और जाएंगे। एक्सेलरेटेड है पार्टिकल्स, नॉट सेंटर ऑफ मास, पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ सेंटर ऑफ मास पर टक्कर होगी इनकी, बस। तो बस तुम्हें रीजन देना है इसका कि क्यों। ये मैं तुमसे कल पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सर्च करो नेट पे, खुद सोचो, कुछ भी करो, इसका आंसर निकालना है तुम्हें। ठीक है, चलो। तुम चाहो तो हेल्प के लिए डायग्राम बना सकते हो, हेल्प के लिए, पर ना क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब बात आती है बाइनरी स्टार्स की। अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। एक्चुअली में बैरी सेंटर जो होता है, जो बैरी सेंटर होता है
वो सेंटर ऑफ मास ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, अभी हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सेंटर ऑफ मास सॉरी जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो सेंटर ऑफ मास का नाम बदल के बेरी सेंटर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम निकालते हैं वो बेरी सेंटर निकालते हैं। चल ठीक है, बस सब कुछ सेम, बस नाम चेंज है। बस नाम चेंज है, घर का नाम चिंटू, बाहर का नाम राजेश, सेम चीज़। ठीक है भैया। तो देखो ज़रा, बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं कि जो एक एक्सिस के सेम एक्सिस पे क्या कहते हैं वो हो रहे होते हैं, रिवॉल्व हो रहे होते हैं। या पहले मैं ऑर्बिट बना देता हूँ, छोटा बनाना डायग्राम, छोटा बनाना और कॉपी के लेफ्ट में बनाना, ज़्यादा छोटा भी नहीं। ये ऑर्बिट है, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। मान लेते हैं ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको नाम है मान लो S1 स्टार है, ये S2 है। बाइनरी स्टार्स है, प्लैनेट्स नहीं है, स्टार एक दूसरे के आसपास वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, ठीक है, ये कैसे जाएगा, आगे फिर जाते चले जाएंगे, ठीक है। सारे इंटरनल फोर्सेज हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये क्या कहते हैं इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा सुनो एक और चीज़, अभी मुझे ऐसी याद आ गई तो मैं बता दे रहा हूँ। ये दोनों क्या कहते हैं सर्कल में घूम रहे हैं ना, मतलब कर्व पाथ पे घूम रहे हैं ना। कर्व पाथ यानी कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तुम्हें पता है कहाँ से मिल रहा है? हेलो, ये इंटर्न फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्शन। हाँ करेक्ट, इंटरनल फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्शन। ये जो S2 है S1 को अट्रैक्ट कर रहा है, वही फोर्स यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही फोर्स S1 को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और सेम चीज S2 के साथ, ठीक है। तो ऐसे बता दिए, लिंक कर जाएगा तुम्हारे में, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो सेंटर मास कहाँ जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। पहले मूव कर रहा था ऐसे, तो अब भी ऐसे ही मूव करेगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि स्ट्रेट लाइन पर। और बहुत काम की चीज है ये, बहुत देखो, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूं तो अगर F एक्सटर्नल 0 है तो सेंटर ऑफ मास तो या तो रुका हुआ होगा या फिर स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन। ढंग से लिख देते हैं कि काम की चीज क्यों है, बता रहा हूँ मैं। या तो रुका हुआ होगा या फिर इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। मैं तुम्हें इस स्ट्रेट लाइन पर क्या कहते हैं वो कर रहा हूँ थोड़ा सा पुश, कि क्या कहना चाह रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन के अंदर कि F एक्सटर्नल अगर 0 है तो सेंटर में स्ट्रेट लाइन में जाएगा या रुका हुआ होगा। इस इंफॉर्मेशन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं आ रहा कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तुम इस चीज की गहराई समझ पा रहे हो? इस सेंटेंस में कहीं पर भी ये नहीं आ रहा कि जो सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 1 लाख पार्टिकल है, 10 लाख पार्टिकल है, 1 करोड़ पार्टिकल है, कहीं नहीं आ रहा। यानी कि सिस्टम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कैसे भी मूव कर रहा हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर मास सीधी लाइन में जाएगा। तो इसी वजह से हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी करना जरूरी समझते हैं। वो ये सिस्टम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, भैया ये पार्टिकल धर गया, फिर वो धर गया, ये धर गया, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है ना, तो सेंटर मास अपनी जगह पर फिक्स होगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो। फायदा वाली चीज है। सेम एग्जांपल मैंने तुम्हें पहले भी दिया था बॉल का, लेकिन अब तो मैं थोड़ा डीप में समझ में आ रहा होगा। बॉल मान लो ऐसे मूव कर रही है, तो तरह तरह के जो पार्टिकल्स हैं जैसे ऐसे मूव कर रही है, तो ये ऐसे जा रहा होगा, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, ये वाला ऐसे, ये वाला ऊपर, डिफरेंट एक्सेलरेशन है। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल सीधे जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है एक्सटर्नल
फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, माफी। सेंटर मास को इंटरनल फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सीधे सीधे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो क्या क्या बनाना था, ये सब बनाना था, जो मैं मिटा रहा हूँ वो नहीं करना था बस। बना लिया भैया। ठीक है, थ्योरी लिखवा रहा हूँ अब। हम्म। ज़्यादा थ्योरी नहीं है। एज external forces is equal to 0, as external forces are 0, this implies center of mass, अब मैं देखो डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, center of mass moves with constant velocity। कांस्टेंट वेलोसिटी का बार बार फिर से मैं लिखवाता हूँ ये वाली चीज, डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। अब दूसरा वो है एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, दोनों दोनों ही इसमें एग्जांपल्स में। अब एक एक्सटर्नल फोर्स ले आते हैं, या फिर एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे ये माइक ऑफ करो भाई, इट्स नॉट जीरो, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल कराना है उसमें, जिसका डालो जरा, फायर वर्क्स। भैया डायरेक्शन क्या लिखा आपने? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, इतना तो तुम समझ सकते हो, स्ट्रेट के बाद क्या होना चाहिए। हाँ पूछ तो रहा था बस। ठीक है, अब तुम्हें ये वाली जो चीज है वो भैया मैं लिख रहा हूँ, 1 सेकंड। मैं बनाता हूँ, रुको। तुम्हें ये चीज खुद एक्सप्लेन करनी है मुझे। मान लो यहाँ पर आके फट गया बम, हमने फायर रखता, वो ऊपर गया, इस तरह पैराबोलिक पाथ में जा रहा है और बम फट गया। फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे पीसेस में फट गया। ठीक है, तो तुम मुझे मुझे तुमको मुझे क्या एक्सप्लेन करना है कि ये जो सेंटर मास का बीच में ही होगा जब बम नहीं फटा है, तो तुम्हें एक्सप्लेन क्या करना है कि ये इस तरीके से पाथ में क्यों जाएगा, पैराबोलिक पाथ में आगे। उसको क्यों कोई मतलब नहीं है कि बम फटा, ऐसा होना चाहिए था ना कि बम फटा तो क्या कहते हैं जो सेंटर मास है वो भी ऐसे कैसे हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन सेंटर मास कहाँ है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल जैसे पैराबोलिक पाथ पे जा रहा था, जैसे पहले जा रहा था वो अब भी वैसे जा रहा है, बंद कर नहीं रहा है ये अब भी नहीं बनना है। तुम जब तक एक्सप्लेन करो। भैया एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है? तो क्या उसका क्या, वो तो ऊपर ही लिख रहा है। वो इतना पूछ तो रहा था आपसे, नहीं है 0। तुम्हें क्या लगता है, अच्छा तुम पूछो मत, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, एक्सटर्नल 0 है? ये जो बॉल है वो जो बॉम्ब है वो सिस्टम है। ये 0 होना चाहिए, अच्छा क्योंकि भैया कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, वो तो अपनी तरफ से फट रहा है ना। शुभ, मुझे बताओ कोई चीज हवा में है तो उस पर कौन से फोर्स लग रहे होते हैं? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल। जो ग्रेविटी है वो कौन लगा रहा है, धरती, अर्थ? हाँ। जो अर्थ है वो बॉम्ब के अंदर है क्या? नहीं है ना, बाहर है, सिस्टम के बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है इस केस में, यानी कि इस कहने का मतलब ये है इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो क्या कहने का मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको?
नहीं क्यों वही पैराबोलिक पाथ नहीं बन पा रहा मुझ पे। कहाँ दिक्कत आ रही है? मुझे दिखाना डॉटेड लाइन से। वैसे माइक ऑफ मत करो, आंसर दो मुझे। तो बना लेना यार, इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेना। बताने की टेंशन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। तो अरे समझ में नहीं आ रहा, सोचो, जितना ऊपर बताया उससे सोचो। सेंट्रल मास को हमने क्या बताया था कि मान सकते हैं पूरा जो मास है वहीं पर है कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब कुछ सोचो इससे, दिमाग लगाया करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पहले इस चीज़ का तो कोई बता सकता है, ये जो बॉम्ब है वो पैराबोलिक पाथ में क्यों जा रहा था, ये बताओ पहले तो इसका आंसर दो। शुभ, हाँ भैया। पैराबोलिक पाथ में क्यों जा रहा था? काइनेमेटिक्स 2D, तीसरा चौथा टॉपिक, क्यों जा रहा था? मुझे नहीं आ रहा भैया। यार इतनी जल्दी हार कोई कौन मानता है, समझ में नहीं आ रही। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अगर यही बॉल फेंकी, जैसे यहाँ पर वी वेलोसिटी से फेंकी तुमने, यहाँ पर तुमने मान लो स्पेस में फेंकी, ये तुमने अर्थ पे फेंकी थी, तुमने स्पेस में फेंकी, तो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी? पैराबोलिक पाथ ऊपर में ही जाएगी जाएगी। ना? हाँ हाँ, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अरे बाहर फेंकी है स्पेस में। तो स्पेस में तो कहीं भी जा सकती है ना। अरे भैया मेरे पाथ बताओ, पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा? पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या तुम पढ़ भी रहे हो शुभ? तुमने लास्ट टाइम रिवीजन हाँ। कब किया था? हम्म, आधे पौन महीने पहले। वो तो तुम्हारे आंसर दिख रहा है मुझे। अच्छा शुभ, न्यूटन का लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ? ये इतना तो आता है, ये मत करिए। तुम्हें नहीं आता, तुमने आंसर नहीं दिया इस चीज का। बताओ जरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताओ। हेलो मैं कह रहा हूँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताओ। हेलो। अच्छा अब आवाज नहीं आ रही होगी, पता है मुझे। हेलो पता है मुझे आवाज नहीं आ रही होगी, अचानक कट गई हेलो। आवाज। हेलो, क्या कहते हैं, लकी, लकी और योगंक। हाँ, क्वेश्चन में फिर से पूछता हूँ, क्या कहते हैं, जो अगर मैंने कोई बॉल है वो स्पेस में फेंकी, स्पेस मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं लग रहा उस पर, ठीक है, और वो वी वेलोसिटी से जा रही है, मैंने फेंक दी उसको, तो वो किस, ग्रेविटेशन नहीं लग रहा। मैंने बोला था स्पेस में कोई फोर्स हाँ नहीं लग रहा, तो हाँ किस हाँ। डायरेक्शन में जाएगी? पैराबोलिक या फिर तुम जो भी कह रहे हो, किस में जाएगी, क्या लगता है? इक्लिप्स में जाएगी वो, यानी इक्लिप्स में गोल। जाएगी। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये स्पेस है और एस्ट्रोनॉट है कोई, उसने क्या कहते हैं बॉल को फेंका, तो वो बॉल इलिप्स में जाके वापस आ जाएगी, है, घूमती रहेगी ना घूमती रहेगी। उसे, यानी कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से वो मिलेगा उसे, सर्कुलर मोशन मिलेगा। कौन से फोर्स से? फोर्स तो कुछ लग ही नहीं रहा, बोला तो था स्पेस में है वो। ग्रेविटेशन, वो उनका जो है सन की घूमता है सन के रुको अराउंड रुको वो। रुको, पहले एक एक करके चलते हैं। मैंने ये बोला स्पेस में हम, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो तुम क्या कह रहे हो कि प्लैनेट्स भी तो घूमते हैं सन मना, के अराउंड। तुमसे मैंने मना तो कर दी कि कोई फोर्स नहीं लग रहा इस बॉल पर, या जो भी चीज फेंकी गई है, अब ये मान रहे हैं कि कोई फोर्स नहीं लग रहा, तुम क्या कह रहे हो कि इलिप्स में चल रहा है। नहीं, अब तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो फिर तो कैसे जाएगी? फिर तो ऐसे नहीं जाएगी, फिर तो चलती रहेगी, ये चलती रहेगी। अरे किस जिस डायरेक्शन में जाएगी ये बताओ जिस मुझे। डायरेक्शन में फेंकोगे उस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो उस पाथ का नाम क्या होगा? स्ट्रेट पाथ। तो इतनी इतनी देर क्यों लग रही है बोलने में तुम्हें? शुभ, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती, जब किसी चीज को कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती है?
इतनी इतनी भयानक चीज मैं बता रहा हूँ, सुनो। तुम दोनों भैया कहीं पे ये मत बता देना कि तुम मुझसे पढ़ रहे हो, कि तुम्हें ये नहीं पता कि किसी बॉडी पे फोर्स अगर कुछ नहीं लग रहा तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा तो वो स्ट्रेट पाथ पे जाएगी, और वो रुकी है तो रुकी रुकी हुई रहेगी। ऐसा करो भैया, मीटिंग छोड़ दो, तुम मेरा खून खरा दोगे, कल बात करते हैं। ठीक है भैया। नाइन्थ क्लास की चीजें नहीं पता तुम्हें।